हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपी डीएलएड के एग्ज़ाम फरवरी माह में स्टार्ट होने वाले हैं। तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का एक प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर यहाँ पर लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस सॉल्व पेपर को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इस पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और भी अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पेपर होता है ये 50 नंबर का पेपर होता है और इसके लिए 2 घंटे का आपके पास समय होता है। इसमें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 15 होते हैं। उसके बाद 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले 15 प्रश्न जो होते हैं बहुविकल्पीय होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पटेल एक्ट संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पटेल एक्ट जो है वो प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि 16 मार्च 1911 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। तो इसका जन्म दोस्तों कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था आपका 1813 के आज्ञा पत्र से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? ये थे आपके श्री DS कोठारी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। तो यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना में से ये दोस्तों संचालित की गई थी? तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में संचालित की गई थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान यानी कब से शुरू किया गया था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, वर्ष 2002 से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई, यानी कौन से राज्य में की गई थी दोस्तों? तो इसकी जो घोषणा की गई थी वो केरल राज्य में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? यह 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यशपाल समिति का गठन किया गया, यानी कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था दोस्तों 1992। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों बुनियादी शिक्षा से जो संबंधित नहीं है वो आपके हो जाएंगे बीजी खैर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। तो इसका जो उद्देश्य नहीं है दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों को विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था, यानी कहाँ किया गया था दोस्तों? तो इसका किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और दोस्तों बहुविकल्पीय का अंतिम प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, यानी 15 प्रश्न जो है वो बहुविकल्पीय होते हैं। यहाँ पर अंतिम प्रश्न है,
शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया, यानी कब दिया गया, तो इसे दिया गया था 1976 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो यहाँ पर आपके 15 प्रश्न बहुविकल्पीय कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। अब 15 जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला देख लेते हैं यहाँ से। पहला प्रश्न है, कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। तो यहाँ इसका आंसर देख लेते हैं। कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1971 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेस हेस्टिंग्स ने की थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम बच्चों को राज्य में उत्तरदायी व लाभदायक पदों के योग्य बनाना था। और बनारस संस्कृत कॉलेज, इसकी स्थापना सन 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने की थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू जनता का प्रेम प्राप्त करना था तथा न्यायाधीशों की सहायता के लिए योग्य हिंदुओं को शिक्षित करना था। इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पर निम्न दूरगामी प्रभाव पड़ा है। क्या पड़ा है दोस्तों, देख लेते हैं। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। दूसरा पॉइंट है, मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में चार्ल्स वुड की सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर कि क्या सिफारिशें थी। नंबर 1 है, घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया कि भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर है। विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक व्यय करे। प्रत्येक जिले में स्कूलों की स्थापना की जाए। आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। अपव्यय क्या होता है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले किसी भी स्तर पर बच्चों की समय से पहले वापसी को अपव्यय कहते हैं, अर्थात बीच में विद्यालय छोड़ देना। और अवरोधन क्या होता है, अवरोधन से हमारा तात्पर्य है रुकावट। जब कोई बालक एक ही कक्षा में एक से अधिक बार अनुत्तीर्ण हो जाता है या एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक बार रहता है तो उसे अवरोधन में सम्मिलित किया जाता है। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। तो पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम दोस्तों सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन है, SOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई। तो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही प्रायोजित योजना का SOPT के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 1993-94 से किया गया। NCERT को सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है, संक्षेप में लिखिए। तो देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। पहला, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक सामग्री का निर्माण, मूल्यांकन, तकनीकी तथा दक्षता का विकास करना, प्रस्तावित करना। बालिका शिक्षा की उचित व्यवस्था करना, प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट की स्थापना करना, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन करना। नेक्स्ट है, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। विद्यालयोन्मुखी
कार्यक्रम से हमारा तात्पर्य विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित हों। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन सी क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है? इसका आंसर देख लेते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु निम्न क्रियाकलापों का आयोजन किया जा सकता है, जैसे रोचक, मनोरंजक कहानी, गीत तथा उद्देश्य पूर्ण खेल क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में अच्छी आदतों एवं नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा द्वारा बच्चों को विकासोन्मुख और समृद्ध वातावरण दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? इसका आंसर है, सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सन 2013 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालयों में सभी बच्चों का प्रवेश कराना। अगला है, सन 2007 तक के सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। नेक्स्ट है, 2008 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लें। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है? तो विद्यालयों की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। यानी डाइट संस्थान के प्रमुख कार्य यहाँ पर देख लेते हैं। पिछड़े बालकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर परामर्श तथा फर्स्ट जनरेशन लर्नर के उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था एवं मार्गदर्शन प्रदान करना। शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों की शिक्षण व्यवस्था हेतु मार्गदर्शन, विभिन्न शाखाओं के कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करना। नेक्स्ट है, भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई क्या है? तो यहाँ पर देख लेते हैं। भारत में जो निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाइयाँ निम्नलिखित है। राजनीतिक कठिनाइयाँ हैं, शासन की कमजोर नीति, प्राइमरी स्कूलों के प्रबंधन तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव, शिक्षकों का अभाव, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता, अपव्यय एवं अवरोधन, शिक्षण का निम्न स्तर, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। इसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। क्या रणनीतियाँ हैं? विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल, बालिका शिक्षा को विशेष महत्व, वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, अध्यापक दक्षता में वृद्धि, सामुदायिक सहायता एवं समानता पर बल। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं दो विशेषताएं। संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों का अनुमति प्रदान की गई है। संपूर्ण साक्षरता अभियान की सफलता पूर्णतया जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। अगली है, संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। और दोस्तों, अति लघु उत्तरीय का अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 30 यानी 15 प्रश्न यहाँ पर आपके अति लघु कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं। 30वां नंबर प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए बुनियादी मानकों को स्थापित करता है और शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार घोषित करता है। ये अनिवार्य करता है कि सभी निजी स्कूलों में 25% सीटें छात्रों के लिए अलग रखी जाएं। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल
10 से लागू हुआ शिक्षा के अधिकार अधिनियम में अध्याय तथा 38 खंड हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ से अब दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं, जो कि 10 पूछे जाते हैं और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि टोटल ये जो है 20 नंबर में पूछे जाते हैं। तो लघु का पहला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? इसका आंसर है, हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता बाल श्रमिकों का पुनर्वास एवं बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूपेण दूर करने के लिए हुई। प्रथम चरण में बाल श्रमिकों को सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित किया जाता है, फिर उन्हें उनकी परिस्थितियों से निकालकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाता है। प्रारंभ में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना में 100 जनपद आच्छादित थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2000 से 2007 में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना के आगे बढ़ाने का निश्चय हुआ। इसके अंतर्गत निम्न प्रयास किए गए। बाल श्रम अधिनियम 1986 का सख्ती से क्रियान्वयन होगा। कालांतर में तय किया गया है कि और अधिक जनपदों में एलपी संचालित किया जाए। उन कार्यक्रमों तथा विभागों का प्रभावी समन्वयन होगा, बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था हो सकेगी। आप इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ये प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किस प्रकार सहायक है? इसका आंसर देख लेते हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जो मानता है कि सभी छात्र किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। सभी शिक्षण कार्य सीखे नहीं जा सकते हैं, सभी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। न्यूनतम अधिगम स्तर प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए इस प्रकार सहायक है जो निम्नलिखित है। अपव्यय एवं अवरोधन, छात्रों के स्तर में अंतर, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा बिना बोझ के इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं। शिक्षा बिना बोझ के संदर्भ में यशपाल समिति के सुझाव। पब्लिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल बस्ते की औसत भार 4 किलोग्राम के लगभग बराबर हो। हमारे शिक्षा की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि बच्चों को पढ़ाते ज़्यादा हैं और समझाते कम हैं। अगला पॉइंट है, हम जिस बोझ का अध्ययन करना चाहते हैं वे न केवल भौतिक बोध है बल्कि सीखने का बोध भी है, जिसका असर बच्चों पर सीधा पड़ता है। बचपन में विशेषकर मध्यम वर्ग के बच्चे गृह कार्य, ट्यूशन, कोचिंग संस्थाओं में भाग लेने के लिए विवश हो जाते हैं। अवकाश उनके लिए दुर्लभ वस्तु हो गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। केंद्रीय दस्तकारी के द्वारा संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती, इस कथन के आधार पर बुनियादी शिक्षा की समीक्षा कीजिए। तो गांधी जी ने वर्धा सम्मेलन 1937 में भारतीय शिक्षाविदों के सम्मुख बुनियादी शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना का आधार एक बेसिक क्राफ्ट का रखा और उनका उद्देश्य था कि शिक्षा का कार्य सिर्फ मानसिक शिक्षा देना ही नहीं, वरन उसका आधार हाथ व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ करके उसे मानसिक स्तर पर पहुंचाना है और साथ मानव के हृदय व उसकी आत्मा का उन्नयन करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1813 के आज्ञापत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को किस प्रकार एक नई दिशा प्रदान की? आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका वर्ष 1813 में ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियम में भारत शिक्षा के विकास हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया। मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। अगला प्रश्न है, निस्पंदन सिद्धांत क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर। भारत में शिक्षा के विस्तार के विषय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी था कि जनता का शिक्षित किया जाए या किसी वर्ग विशेष को उच्च शिक्षित किया जाए। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण ईस्ट इंडिया
भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहती थी। लॉर्ड मैकाले जनसाधारण को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। उसका विचार था कि उच्च वर्ग का निर्माण अति आवश्यक है, जो शिक्षा पाने के बाद हमारे बीच दुभाषियों का कार्य कर सकें। 1837 ईस्वी में लिखा है कि वर्तमान समय में हमारा उद्देश्य निम्न वर्गों के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देना नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो हमारे देशवासियों में उस शिक्षा का कुछ अंग वितरित कर सके। इसलिए वे उच्च वर्ग के संपन्न लोगों को शिक्षा प्रदान करना चाहता था। उसने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए, जहां से वे स्वतः छनकर निम्न वर्ग में पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत को अधोगामी या निस्यंदन सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु दिए गए सुझाव लिखिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या सुझाव है। पहला है 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को सार्वभौमिक स्थायित्व, शिक्षा में गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर जोर दिया जाएगा। बालकों के संज्ञानात्मक अधिगम में वृद्धि होनी चाहिए। विद्यालय में शारीरिक दंड की प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं मुख्य समस्याएं। तो पहली है दोस्तों, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना। ये पहली समस्या हो जाएगी दोस्तों। आगे देख लेते हैं इसकी समस्याएं और क्या। सेकंड नंबर है, स्नेह रहित शिक्षक, दोषपूर्ण शिक्षक प्रक्रिया, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, उद्देश्यों की अस्पष्टता, दोषपूर्ण प्रबंध व्यवस्था, अनुसंधान एवं नवाचार की कमी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के साथ एक और समस्या यह है कि ये विभिन्न उम्र के छात्रों के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं है। इससे जीवन में बाद में कम उपलब्धि या ड्रॉप आउट पर दर जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के आंसर देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से तात्पर्य शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव से है। विश्व के सभी देश के स्कूल अपने अपने देश के बच्चों की अपने देश से प्रेम करने की शिक्षा तो देते हैं, लेकिन सारे विश्व में प्रेम करना नहीं सीखते हैं। यदि विश्व सुरक्षित रहेगा तभी उसके देश सुरक्षित रहेंगे। लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग भेद आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। और दोस्तों अंतिम प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये सुनिश्चित करना कि अधिगम को कंठस्थ विधि से दूर रखा जाए। पाठ्य पुस्तकों से पूरे पाठ्यक्रम को समृद्ध करना। प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की परिवेशीय विशिष्टता एवं अनुभव को मान्यता हो। बच्चों को सक्रिय सीखने वालों के रूप में पहचानना, न कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। अगला है, क्रियाकलापों के आधार पर बच्चों के अवलोकन एवं मूल्यांकन की दक्षता। अगला नेक्स्ट है, तथ्यों एवं सूचनाओं को ज्ञान समझने के स्थान पर अनुभव के माध्यम से निर्मित मानने की दक्षता हो। दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर हमने पूरा पेपर यहाँ पर देख चुके हैं, जिसमें 15 बहुविकल्पीय प्रश्न, 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 10 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, जिसे हमने डिटेल में यहाँ पर जाना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आप आगे आने वाली वीडियो को देख सकते हैं।